कहानी का नाम दी मेटामॉर्फोसिस। लेखक का नाम फ्रांज काफ्का। प्रीता शुक्ला की आवाज़ में। अध्याय 1। एक सुबह ग्रेगोर समसा जब बेचैनी भरे सपनों के बाद जागा तो उसने अपने आप को पलंग पर दानवाकार कीड़े के रूप में पाया। वह अपनी कवच जैसी कठोर पीठ के बल लेटा था और जब उसने अपना सिर हल्के से उठाया तो उसने गुंबद जैसे भूरे पेट को देखा जिस पर कड़े मेहराब जैसे टुकड़े लगे थे और जिन पर रजाई बमुश्किल ठहर पा रही थी और पूरी तरह नीचे गिर जाने वाली थी। उसके ढेरों पैर जो शरीर के आकार की तुलना में बेहद दुबले थे उसकी आंखों के सामने निराश हो हिल रहे थे। मुझे हो क्या गया है, उसने सोचा। यह सपना तो था नहीं। उसका कमरा किसी भी व्यक्ति का साधारण सा बेडरूम, हालांकि कुछ ज्यादा ही छोटा, 4 परिचित दीवारों से घिरा था। टेबल के ऊपर कपड़ों के नमूने फैले हुए थे। समसा एक व्यापारिक एजेंट यात्री है। वहीं पर कुछ समय पहले सचित्र पत्रिका में से काटी एक पिक्चर सुंदर से फ्रेम में लगी रखी है। उसमें फर कैप और फर का ही दुपट्टा पहने एक सुंदर स्त्री थी जो दर्शकों के सामने बहुत बड़े फर का दस्ताना पहने बैठी थी जिसमें उसका हाथ पूरी तरह छिप गया था। ग्रेगोर की आंखें खिड़की की ओर घूमी, बादलों से भरे आकाश की ओर। कोई भी खिड़की पर पड़ती पानी की बूंदों को सुन सकता था। उदासी उस पर छा गई। इस सब बकवास को भूल क्यों ना कुछ देर और सोया जाए, उसने सोचा। लेकिन यह संभव था नहीं क्योंकि उसकी आदत दाहिने करवट ले सोने की थी और अपनी वर्तमान स्थिति में करवट लेना उसके वश में था ही नहीं। पूरी ताकत लगाकर उसने दाहिनी ओर घूमना चाहा, लेकिन अपनी प्रत्येक कोशिश के बाद वह अपने आप पीठ के बल हो गया। उसने कम से कम 100 बार कोशिश की अपनी आंखें बंद कर संघर्ष करते पैरों को ना देखने की, और तभी रुका था जब उसे अपनी बगल में हल्का सा दर्द महसूस होने लगा। ऐसा दर्द जैसा उसने पहले कभी अनुभव ही नहीं किया था। हे भगवान, उसने सोचा, कितना थकान भरा काम मैंने चुना है। यात्रा और यात्रा, रोज बरोज चलते रहना। गोदाम में काम करने की तुलना में यह अधिक थकान भरा काम है और उसके ऊपर लगातार यात्रा करते रहना, अगली ट्रेन के समय का काम करते हुए ख्याल रखे रहना, बदलते पलंग और अनियमित भोजन, साधारण सा परिचय जो हमेशा औपचारिक ही बना रहता है, कभी आत्मिक नहीं हो पाता। शैतान की गाज इन पर गिरे। उसे अपने पेट में हल्की सी खुजली महसूस हो रही थी, इसलिए धीरे से सिर उठाया ताकि आराम से सिर रख सके और खुजली की जगह को पहचान सके। वह स्थान बहुत से सफ़ेद दागों से भरा था जिनका कारण और स्वभाव उसे पता ही नहीं था, और अभी उसने उस जगह को छुआ ही था कि उसने तुरंत अपना पैर पीछे खींच लिया, क्योंकि छूते ही पूरी देह एक ठंडी लहर से सिहर गई थी। सरक कर वह पहले जैसी स्थिति में लेट गया। जल्दी उठ जाने से उसने सोचा, आदमी ठगा सा महसूस करता है। आखिर एक आदमी को पूरी नींद की ज़रूरत भी तो होती है ना। दूसरे व्यापारी तो हरमों की औरतों की तरह रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक सुबह जब मैं मिले ऑर्डरों को लिखने के विचार से डाइनिंग हॉल में आया तब वहाँ पे बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इस तरह की कोई हरकत मैंने की होती तो मेरा चीफ मुझे उसी समय नौकरी से निकाल देता। वैसे हो सकता है ऐसा होना मेरे हित में हो, कौन कह सकता है। यदि मुझे माता पिता के कारण अपने हाथ को रोके रखने की मजबूरी ना होती तो मैंने बहुत पहले ही नौकरी छोड़ने का नोटिस दे दिया होता। मैं चीफ के पास पहुंचा होता और जो कुछ भी उसके बारे में मेरी दिली राय है
उससे कह देता। सुनकर वह अपनी डेस्क पर ही गिर पड़ा होता। अच्छा खासा अजीब सा तरीका ही है डेस्क के ऊपर बैठकर नीचे बैठे अधीनस्थों से बात करने का, विशेषकर तब जब उन्हें बेहद पास बैठना पड़े, क्योंकि चीफ को कम सुनाई पड़ता है। बहरहाल आशा से आसमान टंगा है। बस एक बार मैं इतनी रकम बचा लूं कि मैं अपने माँ बाप को दिया उसका कर्ज भर चुका दूं बस। इसमें कम से कम 5 या 6 वर्ष तो लग ही जाएंगे। यह तो मैं करूँगा ही, और फिर मैं पूरी तरह बंधन मुक्त हो जाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल तो मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं उठ बैठूँ, क्योंकि मेरी ट्रेन 5 बजे जाने वाली है। उसने बक्से पर रखी टिक टिक करती अलार्म घड़ी को देखा। हे भगवान, उसने सोचा, 6:30 बज चुके थे और घड़ी के हाथ चुपचाप चलते चले जा रहे थे। आधा घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है। 6:45 बजने वाले हैं। क्या अलार्म बजा ही नहीं था? पलंग से तो कोई भी यह देख सकता है कि 4 बजे का अलार्म लगा है। अवश्य ही अलार्म बज चुका होगा। ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन क्या उस कानफोड़ू आवाज़ के बीच सोए रहना संभव है? वैसे उसे नींद अच्छी तो नहीं आई थी। मेरा तात्पर्य है गहरी नींद। लेकिन अब उसे करना क्या चाहिए? अगली ट्रेन 7 बजे जाती है। उसे पकड़ने के लिए उसे पागलों की तरह काम करना होगा। फिर अभी उसे सैंपल भी तो पैक करना होगा। और हालत यह है कि वह ताज़ा दम महसूस ही नहीं कर रहा है। और इतनी सारी मशक्क़त के बाद वह ट्रेन पकड़ भी ले, तब भी चीफ से झगड़ा होना तो तय ही है, क्योंकि गोदाम का पोर्टर तो 5 बजे की ट्रेन के हिसाब से रास्ता देख रहा होगा और उसके ना पहुंचने की सूचना दे चुका होगा। पोर्टर चीफ का आदमी है, रीढ़ विहीन और मूर्ख। वैसे यदि वह सूचना दे दे कि वह बीमार पड़ गया है तो, किंतु यह कुछ अधिक दुखदाई ही सिद्ध होगा और विश्वसनीय तो कतई नहीं, क्योंकि 5 वर्षों की नौकरी में वह एक बार भी बीमार नहीं पड़ा है। निश्चित तौर पर समझ लो कि चीफ सिक इंश्योरेंस डॉक्टर को लेकर तुरंत यहाँ आ टपकेगा। उसके माता पिता को आलसी कामचोर बेटे को पैदा करने के लिए भला बुरा कहेगा और सारे बहानों को भूलकर उस इंश्योरेंस डॉक्टर के पास भेज देगा जो पूरी मानव जाति को पूर्ण स्वस्थ और बीमारी का बहाना करने वाला मानता है। और उसके बारे में वह ज़्यादा गलत भी तो नहीं होगा। ग्रेगोर को कोई तकलीफ तो थी ही नहीं। अच्छा खासा महसूस कर रहा था। बस कुछ अलसाई नींद पर थी, जो लंबी नींद के बाद होती ही है। साथ ही उसे तेज भूख भी लग रही थी। जब यह सब उसके मन में उमड़ घुमड़ रहा था और वह बिस्तर छोड़ने के बारे में निश्चय नहीं कर पा रहा था, तभी अलार्म घड़ी ने 6:45 बजाए। साथ ही उसके पलंग के पीछे के दरवाजे पर खटखटाहट हुई। ग्रेगोर, आवाज़ आई। आवाज़ उसकी माँ की थी। 6:45 बज गए हैं। तुम्हें ट्रेन पकड़ना है ना? कोमल आवाज़। ग्रेगोर चौंक गया जब उसने अपनी आवाज़ को उत्तर देते सुना। बिला शक उसकी आवाज़ यह सच था, लेकिन एक भयानक किकियाहट भरी ची ची उसके अंत में थी, जिसके शब्द शुरू में तो स्पष्ट सुनाई पड़ रहे थे, लेकिन फिर अपना अर्थ खो रहे थे। इससे सुनने वाला निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता था कि उसने जो कुछ भी सुना है वह सही है भी या नहीं। ग्रेगोर विस्तार से सब कुछ बतलाना चाहता था, किंतु वर्तमान परिस्थिति में मात्र उसने इतना ही कहा। हाँ, धन्यवाद मम्मा, बस मैं उठ रहा हूँ। उनके बीच की लकड़ी के दरवाजे ने उसकी बदली आवाज़ को बाहर नहीं जाने दिया होगा, क्योंकि माँ उसके उत्तर से संतुष्ट हो आगे चली गई होंगी। लेकिन शब्दों के इस संक्षिप्त से आदान प्रदान से परिवार के अन्य सदस्यों को पता चल गया होगा कि ग्रेगोर अभी घर में ही है
जिसकी वे आशा नहीं करते थे, और एक अन्य दरवाजे को उसके पिता खटखटाने लगे थे, धीरे धीरे लेकिन मुट्ठी बांधकर। ग्रेगोर, ग्रेगोर, उन्होंने कहा, तुम्हें हुआ क्या है? फिर कुछ देर बाद उन्होंने भारी सी आवाज में उसे पुकारा था, ग्रेगोर, ग्रेगोर। दूसरे दरवाजे से उसकी बहन धीमे किंतु उदास स्वर में कह रही थी, ग्रेगोर, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसने दोनों को ही तुरंत एक साथ उत्तर दिया, बस मैं तैयार हो रहा हूँ। उसने अपनी आवाज को पूरी शक्ति से सहज और सामान्य बनाने की कोशिश में प्रत्येक शब्द के बाद पर्याप्त अंतर दे दिया। उत्तर सुन उसके पिता नाश्ता करने चले गए, लेकिन उसकी बहन ने फुसफुसा कर कहा, ग्रेगोर, दरवाज़ा खोलो। लेकिन वह दरवाज़ा खोलने की कतई नहीं सोच रहा था और मन ही मन स्वयं को धन्यवाद दिया उस आदत के लिए जो उसने यात्राओं से सीखी है, रात में प्रत्येक दरवाजे को बंद करने की, यहाँ तक कि घर में भी। उसकी इच्छा तुरंत बिना परेशानी के चुपचाप कपड़े पहनने के बाद नाश्ता करने की थी और फिर उसके बाद निर्णय करने की कि अब उसे आगे क्या करना है, क्योंकि वह जानता था कि बिस्तर पर पड़े पड़े सोचने चिल्लाने से किसी समझदारी भरे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता था। उसे स्मरण हो आया कि प्रायः बिस्तर पर उसे हल्का दर्द होता रहता है, संभवतः ऊट-पटांग ढंग से सोने के कारण, जो उठकर खड़े होने पर काल्पनिक सा हुआ करता था। वह उत्सुकता के साथ राह देख रहा था इस सुबह के भ्रम के टूटने की। उसमें हुआ परिवर्तन सर्दी के कारण है, जो प्रत्येक सेल्समैन की निश्चित बीमारी होती है, इसमें उसे कोई संदेह ही नहीं था। पलंग से उठना बेहद सहज था, उसे बस अपने को फुलाना भर था और यह सर्दी स्वयं गायब हो जाएगी। लेकिन अगला कदम कठिन था, क्योंकि वह असामान्य रूप से चौड़ा हो गया था। उसे हाथों और बाहों की आवश्यकता थी उठने के लिए। उनकी जगह उसके पास अनगिनत छोटे छोटे पैर थे, जिन्होंने हर दिशा में लगातार हिलना कभी बंद ही नहीं किया था और जिन्हें रोकना भी उसके वश में ना था। जब उसने उनमें से एक को मोड़ना चाहा तो वह सीधा तन गया। तो क्या वह सफल हुआ था वह करने में जो वह करना चाहता था? लेकिन उसके साथ ही बाकी बचे पैर और तेजी से हिल नाराजगी दिखाने लगे थे। लेकिन इस तरह आलसियों की तरह पलंग पर पड़े रहने का उपयोग क्या है भला? ग्रेगोर ने स्वयं से कहा। उसने सोचा शायद बिस्तर पर से अपना निचला भाग पहले उठाना अधिक सरल होगा, लेकिन निचला भाग जिसे उसने अभी तक देखा तक नहीं था और जिसका कोई स्पष्ट आकार भी उसके मन में नहीं था, उसे हिलाना भी उसने पर्याप्त कठिन पाया। वह इतनी धीमे से उसे हिला पा रहा था और अंत में पशुवत क्रोध से उसने अपनी शक्ति एकत्र कर उसे उठाने के लिए अंधाधुंध तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन उसने दिशा पर ध्यान नहीं दिया और पलंग के निचले भाग से जोर से टकराया और फिर जो मर्मांतक पीड़ा उसे हुई उसने सूचित कर दिया कि देह का निचला भाग ही इस समय सर्वाधिक संवेदनशील है। इसलिए उसने अब ऊपर के भाग को पहले उठाने की कोशिश और पूरी सावधानी के साथ अपने सिर को पलंग के किनारे सरकाकर ले आया। यह कुछ ज़्यादा सहज था। साथ ही अपने वजन और चौड़ाई के बावजूद शरीर का अधिकांश हिस्सा भी उसके सिर के साथ ही हिला। लेकिन जब सिर पलंग से अलग हो गया तो वह आगे बढ़ने से डरने लगा, क्योंकि यदि उसने इसी तरह अपने को गिरने दिया तो उसके सिर को चोट लगने से कोई चमत्कार ही रक्षा कर सकता था
और कुछ भी हो, किसी भी कीमत पर उसे अपनी चेतना को नहीं खोना है। अतः फिलहाल तो पलंग पर रहना ही बेहतर है। एक बार फिर उन्हीं क्रियाओं को दोहराकर वह अपनी पुरानी स्थिति में पहुंचा और लंबी सांस ले अपने छोटे छोटे पैरों को तेजी से चलते देखने लगा। क्या इसमें स्वतः प्रेरित क्रिया से कोई क्रमबद्धता लाना संभव है? उसने अपने आप से कहा कि बिस्तर पर पड़े रहना तो असंभव ही है। अतः इस खतरे को उठाकर इस सब से बचने के लिए उसे समझदारी भरा तरीका अपनाना ही होगा। इसके साथ ही वह यह भी नहीं भूला अपने को याद दिलाने की कि वह ठंडी परछाई सर्वाधिक सर्दी इस दुस्साहसी प्रयास से बेहतर थी। अनिर्णय के इन क्षणों में उसने अपनी आंखों को खिड़की पर स्थिर किया, लेकिन दुर्भाग्य से सुबह के कोहरे ने संकरी गली के सामने के भाग को भी घेर रखा था। यह देख उसे बेहद कम उत्साह और आराम मिला। 7 बज चुके हैं, उसने अपने आप से कहा जब अलार्म घड़ी से दोबारा अलार्म की आवाज़ आई। 7 बज चुके हैं और फिर भी इतना गहरा कोहरा। कुछ देर आराम से वह खामोश लेटा रहा, इस उम्मीद के साथ कि इस विश्राम के बाद सब कुछ अपनी वास्तविक और स्वाभाविक स्थिति में आ जाएगा। लेकिन तभी उसने स्वयं से कहा, इसके पहले कि 7:15 बजे मुझे बिस्तर से बाहर हो जाना चाहिए, बिना किसी गलती के, क्योंकि इसकी पूरी संभावना है कि इस बीच कोई गोदाम से मुझे बुलाने आ जाएगा, क्योंकि वह तो 7 बजने के पहले ही खुल जाता है। उसने अपने पूरे शरीर को फुलाना शुरू कर दिया, इस विचार के साथ कि इस तरह फूलकर वह बिस्तर से उतर जाने में सफल होगा। यदि उसने इस तरह अपने शरीर को हवा में उछाला तो अपने सिर को संभावित चोट से बचाने के लिए उसे एक खास कोण पर रखेगा जब भी पलंग से बाहर गिरेगा। उसकी पीठ तो कठोर महसूस हो रही थी और कारपेट पर गिरने से ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। उसकी सबसे बड़ी चिंता उस रोज़ बरोज़ होने वाली टक्कर से थी, जिसे रोकना उसके लिए संभव ही ना था। जानने की उत्सुकता की संभावना जो प्रत्येक दरवाजे के उस पार मौजूद थी, फिर भी उसे खतरा तो उठाना ही होगा। वह आधे पलंग को पार कर चुका था। यह तरीका खेल अधिक था, कोशिश कम, क्योंकि उसे केवल अपने को आगे पीछे झुलाना भर ही तो था। उसे लगा यह कितना सहज और सरल होता यदि उसे कुछ सहायता मिल गई होती तो। 2 स्वस्थ व्यक्ति, उसने अपने पिता और नौकरानी के विषय में सोचा, पर्याप्त थे। उन्हें बस अपने हाथों को मेरी मुड़ी पीठ पर लगा लीवर की तरह पलंग से उठाना भर पड़ता, वजन को लिए झुकते और उसे धीरज के साथ फर्श पर रख पलटने का मौका देते, और यही वह आशा करता था कि इसके बाद उसके पैरों को अपना काम करने का अवसर मिल जाएगा। यह भूलकर कि सभी दरवाजे भीतर से बंद है, क्या उसे फिर भी सहायता के लिए आवाज़ देनी चाहिए? अपनी परेशानियों के बीच इस विचार मात्र से वह मुस्कुराहट को आने से रोक नहीं सका। वह इतनी दूर तक तो आ गया था कि अपना बैलेंस वह बमुश्किल बनाए रख पा रहा था। जब उसने तेजी से अपने को झुलाया तो उसे न केवल स्वयं को संयत रखना था, अपने को अंतिम निर्णय के लिए, क्योंकि 5 मिनट के बाद 7:15 बज चुके होंगे और तभी घर के बाहर की घंटी बजी। कोई गोदाम से ही आया होगा, उसने स्वयं से कहा, और साथ ही तन गया, जबकि उसके नन्हे नन्हे पैर और भी तेजी से चलने लगे थे। एक पल को सब कुछ शांत हो गया। वे दरवाज़ा खोलने वाले नहीं हैं, ग्रेगोर ने अपने आप से अतार्किक आशा के साथ कहा। लेकिन हमेशा की तरह नौकरानी भारी कदमों के साथ दरवाजे की ओर बढ़ गई थी और दरवाज़ा खोल दिया था। ग्रेगोर को आने वाले की गुड मॉर्निंग भर सुननी थी कि उसे पता लग जाना था कि वह है कौन। हेड क्लर्क स्वयं! क्या भाग्य है! ऐसी फर्म में काम करने की सज़ा
जहाँ जरा सी गलती पर गंभीरतम संदेह के घेरे में आदमी आ जाता हो, जहाँ के सभी कर्मचारी नंबर 1 के बदमाश हैं, क्या उनमें एक भी भला मानुस नहीं है? हालांकि उसने फर्म का 1 घंटे से कुछ ज़्यादा का समय बर्बाद कर दिया है, लेकिन वह करे भी तो क्या करे? वह इतना आत्मपीड़ित है कि उसका दिमाग घूम गया है और वह वास्तव में बिस्तर छोड़ने के लायक नहीं रहा है। क्या किसी अप्रेंटिस को भेजना पर्याप्त नहीं होता खोज खबर लाने के लिए? यदि पता लगाना इतना ही आवश्यक था तो क्या इस तरह स्वयं हेड क्लर्क ने आकर पूरे परिवार को यह इशारा नहीं कर दिया है, एक निर्दोष सीधे सादे परिवार को, कि इस संदेहास्पद परिस्थिति की जांच उसके सिवाय करने वाला वहाँ कोई है ही नहीं? मन में उठते इस तूफान से उत्पन्न क्रोध से, ना कि इच्छा के कारण, ग्रेगोर ने अपने को पूरी शक्ति से झुलाकर पलंग से बाहर कर लिया। एक जोरदार धप की आवाज़ हुई, लेकिन वह टकराहट से नहीं उपजी थी। कारपेट के कारण गिरने का प्रभाव कुछ कम हुआ था। उसकी पीठ भी अधिक कठोर ना थी जैसा उसने सोचा था, उससे कम ही कठोर थी, और इसीलिए केवल एक हल्की सी धप की आवाज़ हुई थी, जो चौंकाने वाली तो कतई नहीं थी। लेकिन सावधानी को भूल उसने अपने सिर को पर्याप्त ऊपर नहीं उठाया था, इसलिए वह टकरा गया था। उसने उसे दर्द के कारण घुमाया और क्रोध के कारण उसे रगड़ दिया। वहाँ कुछ न कुछ गिरा है, हेड क्लर्क ने पास की बाई कमरे में कहा। ग्रेगोर ने स्वयं से कहा, जैसा उसके साथ आज हो रहा है वैसा किसी दिन हेड क्लर्क के साथ भी तो हो सकता है। इसकी संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस विचार के प्रत्युत्तर में जैसे पास के कमरे में हेड क्लर्क 2 कदम तेजी से आगे बढ़ा तो उसके पेटेंट चमड़े के जूते चरमराए। दाहिने कमरे से उसकी बहन फुसफुसाकर उसे परिस्थिति को समझाते हुए कह रही थी, ग्रेगोर, हेड क्लर्क आ गया है। मुझे पता है, उसने स्वयं से धीरे से कहा, लेकिन वह अपनी आवाज़ इतनी बढ़ा नहीं सकता था कि उसकी बहन सुन सके। ग्रेगोर, बाई ओर के कमरे से उसके पिता बोल रहे थे, हेड क्लर्क आए हुए हैं और वे जानना चाहते हैं कि तुमने सुबह की ट्रेन क्यों नहीं पकड़ी। हमें तो कुछ पता है नहीं कि क्या उत्तर देना है। साथ ही वे तुमसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं, इसलिए प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। अब इतने सज्जन तो वे हैं कि तुम्हारे कमरे की अस्त व्यस्तता के लिए वे तुम्हें माफ़ कर ही देंगे। गुड मॉर्निंग मिस्टर समसा, इस बीच हेड क्लर्क मिलनसारिता भरी आवाज़ में कह रहा था। उसकी तबीयत तो ठीक है, उसकी माँ ने मेहमान से कहा, लेकिन इधर उसके पिता दरवाजे पर खड़े हो कहे जा रहे थे, मेरा विश्वास कीजिए, वह बीमार है। भला और क्या कारण हो सकता है ट्रेन ना पकड़ने का? हमारा बेटा तो काम के सिवाय और कुछ सोचता ही नहीं है। जिस तरह वह शामों को कहीं बाहर नहीं जाता, यह देखकर तो मैं उससे बेहद नाराज़ हूँ। यह सिलसिला पिछले 8 दिनों से चल रहा है, जब वह हर शाम घर में ही बंद रहा है। बस चुपचाप बैठा या तो अखबार पढ़ता रहता है या फिर रेलवे टाइम टेबल को पलटता रहता है। एकमात्र मनोरंजन वह केवल नक्काशी के काम में ही पाता है। अब देखिए ना, 2-3 शामों में वह लगातार एक छोटे से पिक्चर फ्रेम को काटता रहा है। आप देखेंगे ना उसे तो उसकी सुंदरता को देख आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वह उसके कमरे में ही टंगा है। उसे आप अभी 1 मिनट बाद ही अपनी आंखों से देख लेंगे, जब ग्रेगोर दरवाज़ा खोल देगा। मुझे आपको यहाँ देखकर बेहद खुशी हुई है सर। हम तो कभी उससे दरवाज़ा खुलवाने में सफल हो ही नहीं सकते थे। वो इतना अकड़ू जो है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हालांकि इस सुबह उसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। बस मैं आ रहा हूँ। ग्रेगोर ने पूरी सावधानी के साथ धीरे से
बिना 1 इंच भी हिले डुले कहा। उसे डर था कि कहीं बातचीत का एकाध टुकड़ा सुनने से वह वंचित न रह जाए। मैडम, इसके अलावा और किसी कारण की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, हेड क्लर्क ने कहा। उम्मीद करता हूँ कि कुछ गंभीर बीमारी नहीं होगी। हालांकि दूसरी ओर मैं यह भी कहूँगा कि हम व्यापारियों को सौभाग्य से कहिए या दुर्भाग्य से हमें छोटी मोटी बीमारियों को अनदेखा करना ही पड़ता है, क्योंकि जिससे मिलना तय किया है वहाँ तो पहुँचना ही होता है ना। हाँ, तो क्या अब हेड क्लर्क जी भीतर आ सकते हैं? ग्रेगोर के पिता ने धीरज खोते हुए दरवाजे को खटखटाते हुए कहा। नहीं, अभी नहीं, ग्रेगोर ने उत्तर दिया। बाईं ओर के कमरे में दर्द भरा सन्नाटा पसर गया इस इनकार को सुनने के बाद, और दाहिने ओर के कमरे में उसकी बहन सुबकने लगी। उसकी बहन उन लोगों के पास जा क्यों नहीं रही है? शायद वह अभी अभी बिस्तर से उठी है और शायद उसने अभी कपड़े नहीं पहने हैं। वैसे वह रो क्यों रही है? क्योंकि वह उठ नहीं रहा है और हेड क्लर्क को भीतर नहीं आने दे रहा है? क्योंकि उसकी नौकरी जाने का खतरा सिर पर खड़ा है? और क्योंकि हेड क्लर्क उसके माँ बाप से पुराने कर्जे का तकाजा करेगा? कम से कम इन सब बातों पर फिलहाल तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रेगोर अभी तो घर में था और घर छोड़ने के बारे में कतई नहीं सोच रहा था। सच तो यह था कि इस पल वह कारपेट पर पड़ा था, और जो कोई भी इन परिस्थितियों से परिचित होता तो उससे यह अपेक्षा नहीं करता कि वह हेड क्लर्क को भीतर आने देगा। लेकिन इस जरा से असौजन्यतापूर्ण व्यवहार से, जिसे बाद में आराम से समझाया जा सकता था, ग्रेगोर को तत्काल नौकरी से तो नहीं ही निकाला जा सकता था। होना तो यह चाहिए था कि ग्रेगोर को इस अवसर पर शांति से सामना करने के लिए छोड़ देना अधिक समझदारी भरा काम था, बजाय टेसुए बहाने और डांटने के। लेकिन इस सब के बावजूद यह अनिश्चितता सभी को परेशान कर रही थी और उन्हें उनके इस व्यवहार के लिए क्षमा कर देना चाहिए था। मिस्टर समसा, हेड क्लर्क इस बार जोर से बोला, तुमको हुआ क्या है? एक ओर तो तुम अपने को कमरे में बंद करे हो और हाँ नहीं में उत्तर दे अपने माता पिता को व्यर्थ चिंता में डाल रहे हो। मैं इतना अपनी ओर से अवश्य कहूँगा कि तुम अपने व्यावसायिक कर्तव्यों की अवहेलना कर रहे हो। मैं तुम्हारे माता पिता की ओर से और तुम्हारा अधिकारी होने के नाते कह रहा हूँ। मैं तुमसे पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ कि तुम मुझे तुरंत सही उत्तर दो। तुम्हारे व्यवहार से मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। अभी तक तो तुम्हारे बारे में मेरी राय थी कि तुम एक शांत और विश्वसनीय व्यक्ति हो, लेकिन तुम तो निहायत बेशर्मी भरा बर्ताव कर रहे हो। साहब ने मुझे सुबह सुबह तुम्हारे गायब रहने का एक संभावित कारण बतलाया था, उस नगद पेमेंट के बारे में जो तुम्हें देने को कुछ समय पहले दिया गया था। लेकिन मैं तुमसे कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने उनसे कहा था कि यह तो हो ही नहीं सकता। मैंने उनसे शपथ खाकर यही कहा था। लेकिन अब तुम्हारी इस हठ धर्मिता को देख तुम्हारा पक्ष लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है, और यह भी समझ लो कि फर्म में तुम्हारा होना अनिवार्य कतई नहीं है। मैं तो तुमसे भल मनसाहत के चलते खुद चलकर तुमसे अकेले में चर्चा करने आया था, लेकिन चूंकि तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो और इस अपमान को भूल भी जाऊं तो, और हाँ, इसमें भी मुझे कोई बुराई नहीं दिखती कि तुम्हारे माँ बाप भी सुन ले और समझ लें कि पिछले दिनों तुम्हारा काम संतोषजनक नहीं रहा है। सच है कि यह बाजार उठने का समय नहीं है, यह तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसा मौसम भी नहीं है कि व्यापार बिल्कुल ही ना हो, कि उसका अस्तित्व ही ना हो। धंधा मंदा है, फिर भी है। लेकिन सर, ग्रेगोर अपनी समस्या को भूल गुस्से में चीखा, मैं बस 1 मिनट में दरवाजा खोलने वाला हूँ। कुछ तबीयत सी खराब थी मेरी, चक्कर आने से मैं जल्दी नहीं उठ पाया। मैं तो अभी बिस्तर पर ही लेटा हूँ, लेकिन पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं उठने ही जा रहा हूँ।
1-2 मिनट और दे दीजिए प्लीज। मेरा स्वास्थ्य उतना अच्छा है नहीं जितना मैं समझ रहा था, लेकिन सच यह है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बीमारी कब हमला कर दे इस बारे में कौन निश्चित तौर पर कह सकता है। पिछली रात मैं बिल्कुल ठीक था। मेरे माता पिता आपको यह बतला देंगे। हालांकि मुझे कुछ पूर्वाभास सा था, कुछ चिन्ह मुझ में जरूर ही रहे होंगे, इसलिए तो मैं गोदाम में नहीं पहुंचा था। यह तो कोई भी नहीं सोचेगा कि बीमारी घर में बिना रुके ठीक हो सकती है। प्लीज सर, मेरे माता पिता को क्षमा कर दें। आप जो आरोप लगा रहे हैं वे बेबुनियाद हैं। उस संबंध में एक शब्द भी किसी ने नहीं कहा है। शायद आपने उस पिछले ऑर्डर को नहीं देखा है जो मैंने भेजा था। बहरहाल अभी मैं 8 बजे वाली ट्रेन पकड़ सकता हूँ। कुछ घंटों के आराम के बाद मैं निहायत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। सर, मैं आपको अब नहीं रोकूंगा और बहुत जल्दी ही अपने काम पर निकल जाऊंगा। प्लीज़ इतनी कृपा और करें कि मेरी कही बातें उन तक पहुंचा दें और मेरी ओर से क्षमा मांग लें। और इस बीच जब घबराहट में वह यह सब बके जा रहा था, बिना सोचे समझे, तभी वह धीरे धीरे तिजोरी के पास अनजाने में पहुंच गया था। शायद बिस्तर से वहां तक पहुंचने की अपनी आदत के कारण और उसकी सहायता से सीधा होने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। वह दिल से दरवाज़ा खोलना चाह रहा था और उसका सामना करना चाहता था। साथ ही हेड क्लर्क से रूबरू बात करना चाहता था। सभी इतना जोर दे रहे हैं दरवाज़ा खोलने के लिए, तो वह भी यह जानने को उत्सुक था कि उसे देखकर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। यदि वे डर जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी और वह शांत रह सकता है, लेकिन यदि उन्होंने सामान्य व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, तब उसे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं और फिर वह आराम से 8 बजे की ट्रेन पकड़ लेगा। लेकिन उसे सब कुछ जल्दी ही करना होगा। शुरू में तो वह कई बार चेस्ट की चिकनी सतह पर फिसला, लेकिन अंत में वह सीधा खड़े होने में सफल हो गया। उसने अपने शरीर के निचले हिस्से में होते दर्द की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन उधर बाहर वे लोग बढ़ते आ रहे थे। उसने स्वयं को पास रखी कुर्सी की पीठ पर गिर जाने दिया और अपने नन्हे पैरों से उसकी कोरों को कसकर पकड़ लिया। इससे उसे अपने ऊपर कंट्रोल हो गया। यह सब करते अभी तक वह बोले जा रहा था, लेकिन अब चुप हो गया, क्योंकि अब वह सुन सकता था कि हेड क्लर्क क्या कह रहा था। तुम्हारे भेजे में एक शब्द भी घुसा है जो मैंने कहा था, हेड क्लर्क कहे जा रहा था। यह तो निश्चित है कि यह हम सबको मूर्ख नहीं बना रहा है। हे भगवान, उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे और वे सुबकते हुए कह रही थी, वह शायद बहुत गंभीर रूप से बीमार है और हम उसे परेशान किए जा रहे हैं। ग्रीटी, ग्रीटी, कह वे जोर से बोली। हाँ माँ, उसकी बहन ने दूसरी ओर के कमरे से कहा। वे दोनों ग्रेगोर के कमरे के बाजू के 2 अलग अलग कमरों से बात कर रही थी। तुम तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, ग्रेगोर बीमार है, उसे बुलाना, जरा जल्दी से भागो। तुमने सुना नहीं वह कैसे बोल रहा था? वह किसी मनुष्य की आवाज़ तो नहीं ही थी। हेड क्लर्क ने माँ की चीखती आवाज़ की तुलना में धीमी आवाज़ में कहा, अन्ना, अन्ना। उसके पिता हॉल से किचन की ओर मुंह कर हाथ मलते हुए कह रहे थे, लुहार को तो ज़रा जल्दी से जाकर पकड़ लाओ अभी। और दोनों लड़कियां अपने स्कर्टों को फड़फड़ाती हॉल से निकली। इतनी जल्दी उसकी बहन ने भला कपड़े कैसे पहन लिए होंगे? और तेजी से सामने का दरवाज़ा अब खोल रही थी, लेकिन उसके बंद होने की आवाज़ तो आई नहीं। स्वाभाविक है, उन्होंने उसे खुला ही छोड़ दिया है, जैसा उन घरों में प्रायः होता है जहाँ कोई अनहोनी दुर्घटना हो जाती है। लेकिन ग्रेगोर अब अधिक शांत था। जो भी शब्द वह बोल रहा था, स्वाभाविक है वे समझ से परे थे। हालांकि वे उसे स्पष्ट सुनाई दे रहे थे, पहले से अधिक स्पष्ट, शायद इसलिए क्योंकि उसके कान उन स्वरों को सुनने के आदी हो गए थे। बहरहाल इतना तो हो ही गया था कि सभी यह समझ गए हैं
कि उसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ ज़रूर है और उसकी सहायता को तत्पर हो गए हैं। ये जो कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं उनसे उसे कुछ राहत महसूस हुई। एक बार फिर उसने अपने को मनुष्यों के घेरे में पाया और महत्वपूर्ण परिणामों की प्रतीक्षा करने लगा, दोनों डॉक्टर और लोहार से। हालांकि वह उन दोनों में निश्चित अंतर नहीं कर पा रहा था। अपनी आवाज़ को निर्णयात्मक बातचीत के लिए जो अति आवश्यक हो गई थी, जितनी संभव थी उतनी स्पष्ट कर कहने के विचार से वह जितना धीरे हो सका पहले खांसा, क्योंकि यह खांसी का स्वर भी मनुष्यों की खांसी से मिलता जुलता नहीं भी तो हो सकता था। इस बीच पास के कमरे में पूरी खामोशी थी। संभवतः उसके माता पिता हेड क्लर्क के साथ टेबल को घेर कर फुसफुसाकर बातें कर रहे हैं। शायद वे सभी दरवाजे से कान सटाए सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेगोर ने कुर्सी को दरवाजे की ओर सरकाया और फिर उसे छोड़ सहारे के लिए दरवाजे को पकड़ लिया। उसके नन्हे पैरों के तलुए चिपचिपे से थे। कुछ देर तक वह दरवाजे के सहारे खड़ा रहा, फिर मुंह से चाबी पकड़ ताले को खोलने की कोशिश में लग गया। अपने मुंह में दांतों को ना पा उसे दुख हुआ। आखिर वह चाबी को पकड़ेगा कैसे? लेकिन दूसरी ओर उसके जबड़े बहुत कड़े थे। उनकी सहायता से चाबी घुमाने में वह सफल हो गया। उसने इस बात की चिंता नहीं की कि इससे उन्हें में चोट भी लग सकती है, क्योंकि उसके मुंह से भूरा सा द्रव चाबी से बहते हुए फर्श पर गिर रहा था। जरा ये आवाज़ तो सुनो, दूसरी ओर हेड क्लर्क कह रहा था। वह चाबी घुमा रहा है। यह ग्रेगोर के लिए पर्याप्त उत्साहवर्धक था, लेकिन वे उसकी कोशिश पर उसका उत्साह भी तो बढ़ा सकते थे। उसके पिता और माँ भी। शाबाश ग्रेगोर, लगे रहो, उन्हें चिल्लाकर कहना चाहिए। घुमाते रहो, चाबी को कसकर पकड़े रहो। और इस विश्वास के साथ कि वे उसकी कोशिश पर कान लगाए हैं, उसने अपने जबड़े से पूरी ताकत लगा चाबी को पकड़ लिया। जैसे जैसे चाबी घूम रही थी वह ताले के साथ घूम रहा था। केवल मुंह से पकड़ चाबी को जितना आवश्यक था उतना घुमाते या फिर शरीर के पूरे वजन से उसे नीचे घुमाते हुए। अंतिम क्लिक की आवाज़ से ताले के खुलने को तैयार होते देख ग्रेगोर की गति तेज हो गई। एक लंबी सांस ली उसने स्वयं से कहा, लो, मुझे लोहार की आवश्यकता तो नहीं ही है, और अपना सिर हैंडल को घुमाने के लिए उस पर रख दिया। चूँकि उस दरवाजे को भीतर की ओर खींचना था, इसलिए दरवाज़ा तो पूरा खुल चुका था, लेकिन वह स्वयं अभी अदृश्य ही था। उसे धीरे धीरे स्वयं को दरवाजे के बीच में ले जाना था, लेकिन एक सावधानी भी रखनी थी ताकि दहलीज पर पीठ के बल गिरने से बचा जाए। इस असंभव से कठिन काम को सही रूप में करने में वह बिना कुछ देखे जुटा था। तभी उसने हेड क्लर्क के मुंह से तेज ओह सुनी। वह हवा के झोंके की तरह थी और अब वह उसे देख सकता था, क्योंकि वह दरवाजे के सबसे पास खड़ा था। एक हाथ अपने खुले मुंह पर रखे और धीरे धीरे पीछे हटते हुए, जैसे कोई अदृश्य दबाव उस पर पड़ रहा हो। उसकी माँ के बाल वहाँ हेड क्लर्क के होने के बावजूद सवरे होने की बजाय बिखरे हुए थे। उसने पहले अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से कसकर पकड़ा और उसके पिता को देखा। फिर 2 कदम ग्रेगोर की ओर बढ़ा, फर्श पर चारों ओर फैले स्कर्ट के साथ धड़ाम से गिर गई। उनका चेहरा उनकी छातियों में छिप गया था। उसके पिता ने चेहरे पर विकृत भावों के साथ मुट्ठी कसी, जैसे वे ग्रेगोर को कमरे में धकेल देना चाहते हैं। फिर लिविंग रूम को अनिश्चय के भाव से देखा और अपनी आंखों को हथेलियों से ढक रोने लगे, जब तक उनका सीना तेजी से हाफने ना लगा। ग्रेगोर लिविंग रूम में नहीं गया, वरन आधे बंद दरवाजे से सट कर खड़ा रहा ताकि उसका मात्र आधा भाग ही दिखे। उसका सिर
दूसरों के सामने एक ओर को झुका था। इस बीच रोशनी बढ़ गई थी। सड़क के दूसरी ओर कोई भी लंबी अंधेरी बिल्डिंग को देख सकता था। वह एक अस्पताल था जिसमें निश्चित दूरी पर छिपी हुई खिड़कियों की पंक्तियां थी। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन बड़ी बड़ी बूंदों में स्पष्ट दिख रही थी। टेबल पर नाश्ते की प्लेटें लगी हुई थी, क्योंकि ग्रेगोर के पिता के लिए नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन था, जिसमें वे घंटों बैठे विभिन्न अखबारों को पढ़ते रहते हैं। ग्रेगोर के ठीक सामने दीवार पर लेफ्टिनेंट की यूनिफॉर्म में उनका फोटो टंगा था। फोटो में तलवार की मूठ पर हाथ रखे निश्चिंतता भरी मुस्कुराहट के साथ कुछ इस अंदाज में थे जैसे वर्दी और सेना दोनों को सम्मान करने की अपेक्षा वे हर एक से करते हों। हॉल की ओर दरवाज़ा खुला हुआ था और कोई भी देख सकता था कि मेन दरवाज़ा खुला हुआ था, जिसके उस पार चबूतरा और नीचे जाती सीढ़ियाँ थी। हाँ, तो फिर? ग्रेगोर ने इस विश्वास के साथ कहा जैसे वहाँ वह अकेला हो जो सामान्य व्यवहार करने में समर्थ हो। मैं जाकर कपड़े पहनता हूँ और सैंपल्स पैक कर चल देता हूँ। क्या आप मुझे जाने देंगे? आपने देख लिया ना कि मैं घमंडी नहीं हूँ और मैं काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। लगातार यात्रा करते रहना पर्याप्त कष्टप्रद होता है लोगों के लिए, लेकिन मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस ही ना? हाँ, क्या आप यहाँ का यथार्थ वर्णन वहाँ कर देंगे? आप तो जानते ही हैं कि कोई भी व्यक्ति कुछ समय के लिए काम करने में असमर्थ हो सकता है, लेकिन ऐसे समय में ही उसके द्वारा की गई पिछली सेवाओं को याद कर लेना चाहिए। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि बाद में असमर्थता अथवा अस्वस्थता दूर होने पर वही व्यक्ति अधिक मेहनत और लगन से काम भी तो करेगा। आप यह तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं चीफ की सेवा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। इसके साथ ही मुझे अपने माता पिता और बहन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी तो करनी है। मैं कुछ ज़्यादा ही दिक्कतों और परेशानियों से ग्रस्त हूँ, लेकिन मैं उनसे मुक्ति पा लूँगा। वे जितनी है उतनी ही रहने दें। प्लीज़ उन्हें और ना बढ़ाएं। फर्म में मेरा साथ दें प्लीज़। एजेंटों के बारे में वहाँ राय अच्छी नहीं है, मैं यह जानता हूँ। सभी का सही विचार है कि वे बोरे भर भर के नोट कमाते हैं और ऐश करते हैं। एक पूर्वग्रह है जिसमें परिवर्तन के कोई आसार दिखते भी नहीं हैं। लेकिन सर, आपको सब पता ही है। दूसरों की तुलना में आपको अधिक जानकारी है, विशेषकर चीफ की तुलना में। वे जो कि मालिक हैं, अतः आसानी से किसी भी नौकर के प्रति विद्वेष की धारा में बह जाते हैं। आप तो जानते ही हैं, एक एजेंट जो साल भर ऑफिस में दिखाई नहीं देता, वह सरलता से दुर्भाग्य और अफवाहों का शिकार हो सकता है, साथ ही बेसिर पैर की शिकायतों का भी, जिनके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलता जब तक वह परिक्रमा लगाकर और पूरी तरह चूर होकर लौट नहीं आता, और आते ही उसे दुष्परिणामों को झेलना पड़ता है जिनकी जड़ों का उसे सिर पैर तक पता नहीं चल सकता। सर, सहानुभूति के कुछ शब्द तो जाते जाते कह जाए कि आपकी राय में मैं सही हूँ, कम से कम कुछ सीमा तक। लेकिन ग्रेगोर के मुंह से निकले पहले शब्द को ही सुन हेड क्लर्क घबरा कर पीछे हट गया था और उचकते कंधों और खुले मुंह के साथ उसे एकटक देखे जा रहा था। और जब ग्रेगोर लगातार बोल रहा था, तब वह 1 मिनट को भी एक स्थान पर रुका नहीं रहा था, वरन धीरे धीरे दरवाजे की ओर ग्रेगोर पर आंखें जमाए पीछे सरकता जा रहा था। लेकिन एक बार में केवल 1 इंच, जैसे कमरे को छोड़ने के रहस्यात्मक आदेश का पालन कर रहा हो। वह हॉल तक पहुंच चुका था और जिस तेजी से उसने अंतिम कदम लिविंग रूम से उठाया, उसे देखने वाला यही कहता कि शायद उसका पैर गलती से जलते अंगारों पर पड़ गया था। हॉल में पहुंच उसने अपना दाहिना पैर सीढ़ियों की ओर कुछ ऐसे अंदाज में उठाया जैसे कोई असामान्य शक्ति
उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। ग्रेगोर यह तो समझ गया था कि वर्तमान स्थिति में हेड क्लर्क को किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना है। यदि फर्म में उसकी स्थिति को खतरे में नहीं पड़ने देना है तो उसके माता पिता तो इस समस्या की गंभीरता को समझ ही नहीं पा रहे थे। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपने को यह विश्वास दिला रखा था कि ग्रेगोर इस फर्म में अब आजीवन काम करता रहेगा। इसके अलावा वे अपनी रोज़ बरोज़ की परेशानियों में इतने उलझे हुए थे कि भविष्य को लेकर उनकी दृष्टि लुप्त प्राय ही हो चुकी थी। किंतु ग्रेगोर के पास यह दृष्टि अभी भी थी। हेड क्लर्क को येन केन प्रकारेण रोका ही जाना चाहिए, शांत किया जाना चाहिए और बहला फुसला कर अपने पक्ष में करना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रेगोर और उसके परिवार का भविष्य इसी पर निर्भर था। काश उसकी बहन यहाँ होती। वह बुद्धिमान थी। वह उस समय रोने लगी थी जब ग्रेगोर पीठ के बल आराम से लेटा था। उसने फ्लैट के हॉल का दरवाज़ा बंद कर उसके भय को निर्मूल कर दिया होता, लेकिन वह तो यहाँ थी ही नहीं। स्वाभाविक है अब ग्रेगोर को ही स्थिति संभालनी होगी, बिना यह याद रखे कि उसमें चलने फिरने की कितनी क्या क्षमता है, यह भी भूलकर कि उसके शब्द इसकी पूरी संभावना है समझ से परे होंगे। उसने दरवाजे के पल्ले को छोड़ दिया और अपने को आगे धक्का दे हेड क्लर्क की ओर बढ़ा दिया, जो दोनों हाथों से अजीब से तरीके से रेलिंग को पकड़े थे। और जब वह सहारा ढूंढ रहा था तभी ग्रेगोर अपने नन्हे नन्हे पैरों के साथ चीख कर नीचे गिर गया। अभी वह गिरा ही था कि सुबह से पहली बार उसे शारीरिक रूप से कुछ आराम मिला। उसके पैरों के नीचे स्थिर जमीन थी और वे पूरी तरह आज्ञाकारी थे। उसने प्रसन्नता के साथ ध्यान दिया कि वे किसी भी दिशा में ले जाने की योग्यता रखते हैं, जहाँ भी वह क्यों ना जाना चाहे। और अब उसे यह विश्वास हो गया कि उसकी परेशानियों का हल निकट आ गया है। लेकिन इसी क्षण जब उसने स्वयं को फर्श पर पाया था, उत्साह से चलने फिरने हिलने डुलने को तत्पर, उसने अपने को माँ से कुछ ही दूरी पर पाया। वे उसके ठीक सामने थी। वे वहीं ढेर हुई पड़ी थी। अचानक अपने पैरों पर उछलकर वे खड़ी हो गई। उनके हाथ और उंगलियां फैली हुई थी और वे चीख रही थी, बचाओ, भगवान के लिए बचाओ। उनका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था, जैसे वे ग्रेगोर को स्पष्ट रूप से देखना चाहती हों, लेकिन वे अकारण ही पीछे हट रही थी और यह भूल चुकी थी कि उनके पीछे भी टेबल है। हड़बड़ी में वे उसी पर बैठ गईं। बेख्याली में जब वे उससे टकराई थी और उन्हें यह भी होश नहीं था कि उनके पास की कॉफ़ी का बड़ा पॉट रखा है जो लुढ़क गया है और कारपेट पर गिरकर कॉफ़ी की बाढ़ लगा रहा है। अम्मा, अम्मा, ग्रेगोर ने धीमी आवाज़ में कहते उनकी ओर देखा। हेड क्लर्क उसके मन में उस समय बाहर था और कॉफ़ी को देख उसके जबड़े चलने लगे थे। यह देख उसकी माँ एक बार फिर चीखी और टेबल से उठकर तेज़ी से भागी और पिता की बाहों में गिर पड़ी, जिन्होंने उन्हें पकड़ने में तेज़ी दिखाई। इधर ग्रेगोर के पास अपने माता पिता के लिए समय था ही नहीं। हेड क्लर्क सीढ़ियों के पास तक पहुंच चुका था और पलटकर अंतिम बार देख रहा था। ग्रेगोर ने यह सोच छलांग लगाई कि वह उसे पकड़ लेगा। हेड क्लर्क ने अवश्य ही उसकी नीयत को भांप लिया होगा, क्योंकि वह सीढ़ियों को छलांगते हुए उतरा और गायब हो गया। वह अभी भी उफ कह रहा था, जिसकी गूंज अभी भी सीढ़ियों से उसके जाने के बाद भी गूंज रही थी। ग्रेगोर के पिता, जो अभी तक शांत रहे आए थे, बजाय उस आदमी के पीछा करने या फिर ग्रेगोर के रास्ते में बाधा लगाने के, उन्होंने हेड क्लर्क द्वारा छोड़ी बेत को कुर्सी से उठाया, फिर हैट और ग्रीन कोन और बाएं हाथ से टेबल पर रखा अखबार उठाया और ग्रेगोर को बेत और अखबार के सहारे उसे कमरे के भीतर करने की कोशिश में लग गए। ग्रेगोर की सारी मिन्नतें बेकार गईं, बल्कि
वे तो उनकी समझ में ही नहीं आई थी। भले ही उसने विनम्रता प्रदर्शित करते हुए सिर झुकाया, लेकिन उसके पिता धरती को जोर जोर से पीटते रहे। उसके पिता के पीछे उसकी माँ ने सर्दीली हवाओं के बावजूद खिड़की खोल दी और अपने हाथों से चेहरे को ढाके वे बाहर की ओर झुक गई। सड़क से सर्दीली हवा का एक झोंका सीढ़ियों से होता भीतर आ गया। खिड़की का पर्दा जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। टेबल पर रखा अखबार खड़खड़ाने लगा और उसके पन्ने फर्श पर गिर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। निर्दयता के साथ ग्रेगोर के पिता ने उसे हिस और शू कर निहायत जंगली तरीके से उसे कमरे के भीतर कर दिया। लेकिन ग्रेगोर उल्टे पैरों से चलने का आदी ना था। यह अच्छा खासा धीमा काम था। यदि उसे घूमकर सीधे होने का मौका मिल जाता तो वह अपने कमरे में तुरंत ही चला गया होता। लेकिन अपनी धीमी उल्टी चाल के बावजूद वह पिता की नाराजगी को बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि किसी भी क्षण पिता के हाथ के बेत से उसकी पीठ या सिर पर मारक चोट की आशंका भी तो थी। अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि उसने आतंकित हो देखा कि उल्टे पैरों चलते वह दिशा का ध्यान नहीं रख सका था और इस आशंका के साथ एक आंख से पिता के कंधे के ऊपर से झांकते हुए उसने जितनी तेजी से संभव हो घूमने की कोशिश की, जो वास्तव में बेहद धीमी गति से थी। शायद उसके पिता ने उसके नेक इरादे को समझ लिया था और इसलिए वे बेत की नोक से दूर से ही मात्र उसकी गलतियों को सुधार बर रहे थे। काश वे हिस्स जैसी असहनीय आवाज़ निकालना बंद कर देते। उसे सुन ग्रेगोर का सिर घूम रहा था। वह एक प्रकार से पूरी तरह घूम ही चुका था जब उस हिस्स आवाज़ से घबराकर वह गलत दिशा में मुड़ गया। लेकिन जब उसका सिर ठीक दरवाजे की ओर था, तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी देह दरवाजे की संद से कुछ ज़्यादा ही चौड़ी है। स्वाभाविक है, अपनी वर्तमान स्थिति में उसके पिता यह तो सोचने की स्थिति में नहीं थे कि वे दरवाज़ा खोल ग्रेगोर के लिए रास्ता बना दे। उनके मन में तो एकमात्र विचार ग्रेगोर को जल्दी से जल्दी कमरे के भीतर करने का था। उन्होंने कभी यह पसंद नहीं किया होता कि ग्रेगोर बमुश्किल खड़ा होए और फिर सरक कर भीतर जाए। वे तो कुछ अधिक ही शोर कर रहे थे ग्रेगोर को भीतर करने के लिए, जैसे वहाँ कोई बाधा ही ना हो। इधर ग्रेगोर के पीछे से आती आवाज़ें मात्र पिता भर की ही नहीं लग रही थी। यह कोई मजाक ना था, लेकिन ग्रेगोर ने सब कुछ भूल बिना परिणाम की चिंता किए अपने को दरवाजे के भीतर सरकाया। उसकी देह का एक हिस्सा एक कोण से दरवाजे से उठ गया। उसका एक हिस्सा पर्याप्त छिल रहा था। गंदे दाग सफ़ेद दरवाजे पर लग गए थे उसके छिलने से। फिर वह जल्दी ही फंस गया और अपने आप को आगे बढ़ाना उसके वश में ही नहीं रहा था। उसके नन्हे नन्हे पैर एक ओर हवा में फड़फड़ा रहे थे और दूसरी ओर के फर्श से बुरी तरह दब गए थे। तभी उसके पिता ने उसे एक जोरदार धक्का दिया। बस वह मुक्ति थी और वह कमरे में भीतर गिरा खून टपकाते हुए उसके पीछे दरवाज़ा बेत से जोर से बंद कर दिया गया और फिर वहाँ खामोशी फैल पसर गई।